नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा वाक्य विचार पर। और वाक्य विचार में हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और भेद भी कौन से? रचना के आधार पर, प्रयोग या अर्थ के आधार पर और क्रिया की प्रधानता के आधार पर हम वाक्य के भेद है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। तो किस विषय पर होगी आज की क्लास अपनी? आज की जो क्लास होगी वो होगी वाक्य विचार पर। अब देखिए, सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि वाक्य कहते किसे, वाक्य होता क्या है। तो बात करते हैं किसकी? वाक्य की। तो वाक्य बना कैसे? तो वाक्य बनता है तो उसमें क्या बनता है? जैसे हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? तो इकाई वर्ण होती है। वैसे तो क्या होती है? मौखिक इकाई की बात करें तो ध्वनि होती है, लेकिन लिखित इकाई की बात करें तो वर्ण। और वर्ण के बाद अगर बात करते हैं हम सार्थक इकाई, इसकी बात करते हैं सार्थक इकाई की। तो सार्थक इकाई है वो कौन सी होती है? तो वो होती है शब्द। कौन सी होती है? शब्द होती है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? सार्थक इकाई और एक संपूर्ण इकाई, जिसमें व्यक्ति जो बोल रहा है उसका पूरा अर्थपूर्ण अर्थ निकले, तो उसे क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो इसके बाद यानी बात करते हैं हम किसकी? तो सबसे पहले क्या होता है? वर्ण। ध्वनियों से क्या बनते हैं? ध्वनियों का लिखित रूप है वो क्या होता है? ध्वनियों का लिखित रूप। तो लिखित रूप क्या होता है? वर्ण। और वर्ण से क्या बनता है? वर्णों का समूह। यानी बात क्या करेंगे हम? लिखेंगे वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो शब्द कहलाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। तो बात क्या करेंगे? बात ये रहेगी कि ध्वनियों का जो लिखित रूप है वो वर्ण है। वर्ण से क्या बनता है? वर्ण है वो, और वर्ण से क्या बनेगा? सार्थक रूप बनेगा। जो वर्णों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्दों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाता है? तो वाक्य कहलाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं वाक्य की परिभाषा, यानी वाक्य बना कैसे? तो शब्दों के सार्थक समूह से ही वाक्य बनता है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? वाक्य की परिभाषा, यानी इसकी डेफिनेशन है वो जानेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सार्थक शब्दों का परिभाषा की बात कर रहे हैं। परिभाषा तो लिखिए, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित समूह या क्रम, व्यवस्थित समूह जिससे, व्यवस्थित समूह यानी परिभाषा क्या लिख रहे हैं हम? परिभाषा लिख रहे हैं सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ, जिससे अपेक्षित अर्थ, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता हो, पूर्ण रूप से प्रकट होता हो तो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक, एक तो ये होती है। दूसरी, अगर हमें इसकी एक और परिभाषा लिखें जो आसान शब्दों में लिखनी हो, तो वो कैसे लिखेंगे? तो वह ऐसे बनेगी कि सार्थक शब्दों का शब्दों का व्यवस्थित क्रम
वाक्य कहलाता है। ठीक, तो हमने परिभाषा क्या पढ़ी है? परिभाषा हमने पढ़ी है कि परिभाषा ये है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है और जिससे क्या निकले? अपेक्षित अर्थ, यानी जो हम कहना चाहते हैं वो अर्थ पूर्णतः प्रकट करने में योग्य हो, सक्षम हो, तो उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। या हम इसको सरल भाषा में याद करना है तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? तो वाक्य है वो कहलाता है। तो ये तो हो गया अपना वाक्य विचार की परिभाषा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वाक्य विचार में अगर हमें जो बात होती है, यानी जो आवश्यक बिंदु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी हमें किस किस की आवश्यकता होती है जब वो वाक्य बनेगा। ठीक है, एक वाक्य सीधा है तो ये तो नहीं हो सकता कि सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित क्रम है वो वाक्य कहला जाएगा, लेकिन इसमें भी क्या होगा? कुछ न कुछ योग्यता होनी जरूरी है, तभी वो क्या कहलाता है? तो वाक्य कहलाता है। तो देखिए वो आवश्यक बिंदु क्या क्या होते हैं। वो आवश्यक बिंदु होते हैं, वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है, ये तो आप समझ ही गए क्योंकि ये हमने लिख लिया। दूसरी जो बात होगी वो क्या होगी कि वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य है वो शब्दों का व्यवस्थित क्रम तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ वह पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य क्या होता है? पूर्ण व स्वतंत्र होना चाहिए, जिससे उसका अर्थ वो पूरी तरह से समझ में आ सके। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वाक्य क्या होता है? पूर्ण व स्वतंत्र होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वाक्य और वाक्य में क्या होता है? वाक्य किसी न किसी भाव का अर्थ प्रकट करने में क्या होता है? सक्षम होता है। देखिए जैसे इसमें हमने लिखा, जिसे अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है। ठीक, दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम, उसमें क्या होना चाहिए? वो पूर्ण होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए, और वह किसी न किसी भाव का अर्थ प्रकट करने में क्या हो? सक्षम हो, तो ही वो वाक्य कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं वाक्य के अंग, इसकी बात करेंगे, यानी वाक्य है उसके कितने अंग हो सकते हैं तो उनकी बात करते हैं। तो वाक्य के जो अंग है वो कौन कौन से होते हैं? तो चलिए बात करते हैं वाक्य के अंग। और वाक्य के अंग कितने होते हैं? जिसे घटक भी कहा जाता है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। तो वाक्य के दो अंग, या जिन्हें क्या कहा जाता है? घटक भी कहा जाता है। तो वाक्य के दो अंग या घटक होते हैं, और वो दो वाक्य के जो दो अंग और घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, और दूसरा कौन सा होता है? विधेय। कौन सा होता है? विधेय होता है। ठीक, ये दो वाक्य के अंग और घटक कहलाते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य को क्या कहा जाता है? उद्देश्य है वो क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक, और विधेय क्या होता है? विधेय हम ये कह सकते हैं कर्ता के बारे में जो कहा गया, कर्ता के बारे में जो कहा जाए, वो क्या होता है? विधेय होता है। तो ये बात समझ में आ गई, उम्मीद यही कर रहा हूं कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है, और विधेय क्या होता है? जो कर्ता के बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। तो चलिए आगे हम इसकी बात करते हैं। तो वो है, अगर हम बात करें इसकी परिभाषा, यानी उद्देश्य और विधेय कहते किसी, तो इनकी परिभाषा की अगर बात करें तो वो और देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उद्देश्य की। उद्देश्य, और उद्देश्य किसे कहा गया है? तो देखिए उद्देश्य कहा जाता है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। क्या लिखा जाता है? वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। वाक्य का वह अंग, वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, क्या कहलाता है? उद्देश्य
कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम बाजार जाता है। जैसे राम बाजार जाता है। हमने क्या पढ़ा कि वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यहां पर किसके बारे में कहा जा रहा है? कि यहां जो कहा जा रहा है वो किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है। और राम के बारे में जब कहा जा रहा है तो राम क्या है? राम यहां पर उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और अगर हम बात करें उद्देश्य, तो उद्देश्य किसे कहा गया? तो इस वाक्य में कौन सा जो करता है वो कौन सा है? तो वो है राम। कौन सा है? राम। तो उद्देश्य ही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अब दूसरा जो अंग था वो अपना कौन सा था? दूसरा था विधेय। कौन सा था? विधेय। और विधेय की अगर परिभाषा की बात करें तो विधेय की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? वो ये होगी कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि राम बाजार जाता है। यही उदाहरण में यही लिख देता हूं। तो उदाहरण क्या है कि राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। तो यहां पर जो उदाहरण दिया गया है वो क्या है? वो ये है कि राम बाजार जाता है। अब हमने राम को तो क्या मान लिया था? उद्देश्य मान लिया था। क्या माना था? उद्देश्य माना था। अब बाकी जो बचा है, यानी राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि राम है वो कहां जा रहा है? बाजार जाता है। तो ये बाजार जाता है, ये क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आएगी। उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया होगा, यही उम्मीद कर रहा हूं। एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि उद्देश्य किसे कहा गया। उद्देश्य वो होता है जो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? तो उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम बाजार जाता है तो इस वाक्य में राम क्या है? उद्देश्य है। दूसरी अगर बात करें दूसरे वाक्य की, यानी वाक्य के दूसरे अंग की, तो वो कौन सा है? विधेय। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? राम, वो विधेय कहलाता है। जैसे राम बाजार जाता है तो राम को हमने क्या समझा था? उद्देश्य समझा था। और बाजार जाता है वो क्या कहलाएगा? यानी राम के बारे में क्या कहा जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो ये राम है के बारे में जो कहा गया, यानी बाजार जाता है, तो वो बाजार जाता है वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। तो ये अपना था वाक्य के अंग और जो हमने पढ़ दिए। अब हम बात करते हैं वाक्य के भेद। और वाक्य के भेद भी हम अलग अलग हैं उसके आधार पर बांटेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं वाक्य के अंगों को बांटने की, तो यानी वाक्य के भेद और वाक्य के जो भेद हैं, तो सबसे पहले हम बांटेंगे किसके आधार पर? प्रयोग या अर्थ के आधार पर। प्रयोग या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो प्रयोग या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो प्रयोग या अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक, प्रयोग या अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। अब वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं तो उनकी अगर हम बात करें तो वो देखिए, पहला जो भेद होगा वो होगा विधान वाचक वाक्य। ठीक, और दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा जो भेद होगा वो कौन सा होगा? वो होगा निषेध वाचक वाक्य। कौन सा होगा? निषेध वाचक वाक्य। कौन सा भेद होगा? तो निषेध वाचक वाक्य होगा। तीसरा अगर बात करें तीसरे भेद की, तो तीसरा जो भेद है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा?
प्रश्नवाचक वाक्य। और जो चौथा जो भेद है वो भेद होगा आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा जो भेद है वो होगा इच्छावाचक वाक्य। छठा जो भेद है वो होगा संदेहवाचक वाक्य। और सातवां जो भेद होगा वो कौन सा होगा, तो सातवां होगा संकेतवाचक। कौन सा होगा, संकेतवाचक वाक्य। और अंतिम जो होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा आपका विस्मय आदि वाचक वाक्य। विस्मय आदि वाचक वाक्य। ये किसके आधार पर भेद हो गए, ये प्रयोग या अर्थ के आधार पर है। वो वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। प्रयोग या अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मय आदि बोधक या विस्मय आदि वाचक वाक्य। वो 8 तरह के कौन से भेद होते हैं, प्रयोग या अर्थ के आधार पर होते हैं। अब बात करते हैं हम अगला जो भेद होगा दूसरा, वो होगा रचना या उत्पत्ति के आधार पर वाक्य के भेद। उत्पत्ति के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहला जो भेद होगा वो कौन सा होता है, वो होता है साधारण, या जिसे क्या कहा जाता है, सरल वाक्य कहा जाता है। ठीक। और दूसरे की बात करें तो दूसरा जो भेद होगा वो कौन सा होगा, वो होगा संयुक्त वाक्य। ठीक। और जो तीसरा जो भेद है वो कौन सा है, वो है आपका मिश्र, या इसे क्या कहा जाता है, मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये किसके आधार पर होगी, ये रचना या उत्पत्ति के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, साधारण वाक्य जिसे सरल वाक्य भी कहा जाता है, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब अपना अगला जो भेद होगा वो कौन सा होगा, वो होगा रचना के आधार पर ही उसको भी बांटा जाता है, लेकिन उसमें अगर हम बात करते हैं अगला जो भेद होगा वो होगा वाच्य, जिसे कहा जाता है क्रिया के आधार पर, यानी क्रिया की प्रधानता के आधार पर। तीसरा जो भेद होगा वो किसके आधार पर बांटेंगे हम, क्रिया की प्रधानता के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहला ही जो भेद है वो भेद है कर्तृवाच्य। दूसरा जो भेद है वो है कर्मवाच्य। और तीसरा जो भेद है वो कौन सा होगा, वो होगा आपका भाववाच्य। कौन सा होगा, भाववाच्य। ये कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है उसको मैं एक बार और बता देता हूं। हमने आज पढ़ा था वाक्य की परिभाषा, और वाक्य की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि वाक्य कहते किसे हैं, तो शब्दों का सार्थक समूह है और व्यवस्थित क्रम जिससे क्या अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य के 2 अंग हमने पढ़े थे, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य कर्ता को कहा जाता है और विधेय किसे कहा जाता है, जो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहता है। फिर उसके बाद पढ़ रहे हैं हम वाक्य के भेद। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वो
हम अलग अलग तरह से बांटे, 3 तरह से उनको डिवाइड किया है। पहला डिवाइड किया है प्रयोग या अर्थ के आधार पर। जो वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिनमें विधानवाचक, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा, संदेह, संकेत और विस्मय आदि। फिर हमने पढ़ा रचना या प्रयोग या अर्थ के आधार पर। तो रचना या उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा, तो वो भी 3 भेद थे, सरल, जिसे साधारण भी कहा जाता है, संयुक्त और मिश्र या मिश्रित वाक्य। फिर पढ़ा हमने क्रिया की प्रधानता के आधार पर वाक्य के 3 भेद, वो कौन से हैं? तो है कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ये तो थे किसके आधार पर हमने बात कर ली, वाक्य के भेदों की बात कर ली। अब हम इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो देखिए, करते हैं शुरू। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ रहा होगा, और जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, करना है हमारे द्वारा, तो आप उनमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमें ये सुधार करने की आवश्यकता है, तो वो हम सुधार जरूर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आज जो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ लेते हैं। रचना या उत्पत्ति के आधार पर वाक्य के भेद, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें हम रचना के आधार या उत्पत्ति के आधार पर ही वाक्य के भेद करेंगे। इसके पीछे कारण ये कि ये एक तो छोटा है, इसलिए जल्दी हो जाएगा, ताकि वीडियो लंबा नहीं बने। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम क्या बनाएंगे, उसके अंदर हम वाक्य के जो भेद है वो प्रयोग या अर्थ के आधार पर कर लेंगे, ताकि वीडियो लंबा बने तो भी हमारी कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए, पहला जो अपना भेद था वो कौन सा था इसमें? साधारण या सरल वाक्य। साधारण या सरल वाक्य की हम बात करेंगे। साधारण या सरल वाक्य की अगर बात कर रहे हैं तो वो देखिए कौन कौन से हैं। सरल वाक्य कहते किसे हैं? तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में, परिभाषा की बात करते हैं तो लिखिए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है तो उसे साधारण या क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। यानी क्या बताया गया कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य या तथा एक विधेय हो, एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, तो वहां पर क्या होगा? कौन सा वाक्य हो? सरल या साधारण वाक्य होगा। ठीक, अब बात हम किसकी करेंगे? अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। जैसे राम पढ़ता है। अब यहां पर क्या दिया गया है कि राम पढ़ता है, तो ये एक उद्देश्य हो गया और एक ही क्या है? विधेय है। तो कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य हो गया। और उदाहरण देखते हैं, जैसे राम और सीता पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है? उद्देश्य तो 2 दे दिए, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं, तो क्या होगा? विधेय एक ही दे रखा है, तो उत्तर क्या होगा? कौन सा वाक्य बताएंगे हम? तो इसको भी हम सरल वाक्य ही बताएंगे। अब देखिए, इसमें एक बात जो हमें जाननी जरूरी है वो क्या है कि अगर उद्देश्य एक से अधिक भी हो और विधेय भी एक से अधिक हो, लेकिन दोनों एक का ही काम करे, जैसे उद्देश्य एक का काम कर रहा है, तो वहां पर जैसे अब राम सीता लक्ष्मण की बात करें, राम सीता और लक्ष्मण जंगल में जाते हैं, वनवास काटते हैं, तो उनकी अगर बात करते हैं तो उसमें क्या माना जाएगा? वो तीनों काम तो एक ही कर रहे हैं, इसलिए कौन सा वाक्य होगा वहां पर? सरल या साधारण वाक्य होगा। दूसरा अगर हम उदाहरण करते हैं, जैसे राम और सीता, राम सीता नाचते और गाते हैं, राम सीता नाचते और गाते हैं। उद्देश्य तो 2 है और विधेय भी 2 है, लेकिन दोनों एक ही काम, एक ही उद्देश्य का काम करते हैं और एक ही विधेय का काम करते हैं। इस कारण कौन सा वाक्य कहलाता है? वो
सरल वाक्य या साधारण वाक्य वो कहलाता है। अब बात करते हैं हम किसकी, संयुक्त वाक्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, संयुक्त वाक्य की है वो बात करते हैं। दूसरा जो भेद है अपना वो कौन सा है, संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य की अगर बात करते हैं तो संयुक्त वाक्य की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है। संयुक्त वाक्य में हमें क्या बताया कि इसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होंगे, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होंगे और वो वाक्य किससे जुड़े होंगे, समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों, तो वहां पर क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक, संयुक्त वाक्य को एक बार और सुन लीजिए, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य हो, दो या दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य हो और वो समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों, तो वहां कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। आई बात समझ में। ठीक, अब अगली बात हमें करते हैं तो इनके उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण की बात करते हैं तो देखिए, जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और गोपाल गाय चराते हैं। अब देखो ये जो वाक्य दिया गया है इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या दिए गए, दो साधारण वाक्य, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, ये वाक्य अगर अकेला लिख रहा हूं तो भी ये अपना अर्थ पूरा दे रहे हैं, और दूसरा गोपाल गाय चराते हैं, तो इनको जोड़ा किससे गया है, इन दोनों को जोड़ा किससे गया है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या ये समुच्चय बोधक अव्यय जिनसे इनको जोड़ा गया है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। संयुक्त वाक्य क्या होता है, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होंगे और उन वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा जाएगा। अब आपके समझ में समस्या ये आती है कि समुच्चय बोधक अवयव कौन कौन से होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। संयुक्त वाक्य में जो समुच्चय बोधक अवयव होते हैं वो कौन से होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, और समुच्चय बोधक अव्यय हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं, आई बात समझ में। क्या कह रहे हैं कि जो संयुक्त वाक्य है उसमें क्या आएंगे, दो साधारण वाक्य आएंगे। ठीक, और जब दो साधारण वाक्य आ रहे हैं तो उनको जोड़ना पड़ेगा, और वो जोड़े किससे जाएंगे, वो कौन कौन से शब्द हैं, तो वो और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, ये क्या होंगे, ये समुच्चय बोधक जो अवयव होंगे इनसे जुड़े हुए मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। बात समझ में आई। क्या बोला है कि जो वाक्य यानी संयुक्त वाक्य में हमें ध्यान रखने वाली सबसे ज्यादा समस्या संयुक्त और मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य में तो आती नहीं, वो तो सीधा सा वाक्य, एक वाक्य दिया होगा वो हम बता देंगे, जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गोपाल गाय चराते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण और मैं आपको अगर बताता हूं
तो इसका उदाहरण देखिए, यहां लिख रहा हूं मैं। जैसे उदाहरण दे दिया आपको, करो या मरो, डू एंड आई दिया। अब इसमें ये जुड़ा क्या है, किससे जुड़ेंगे, दो वाक्य। अब इसमें दोनों ही उद्देश्य विधेय दे रखे हैं, कुछ नहीं दे रखा, लेकिन ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहे हैं। या तो क्या करो आप, कुछ न कुछ करो, या आप मरो। महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा दिया था, और उसके बाद ये जो अपने जो सबसे ज्यादा शहीद हुए थे 1942 के आंदोलन के बाद ही की तो बात है। उसमें सबने अंग्रेजों को या तो बाहर निकाला या खुद अपने आप को देश के लिए समर्पित हो गए, अपनी जान है वो दे दी। तो जे करो या मरो, ये इसमें कौन सा वाक्य होगा, तो संयुक्त वाक्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि जुड़ा किससे, ये या से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, या से जुड़ा है, इसलिए कौन सा वाक्य हो गया, कौन सा वाक्य हो गया, तो कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। समझ में आई बात। अब अगली बात हम करते हैं, इनके और उदाहरण की बात करते हैं। देखिए जितने ज्यादा उदाहरण करेंगे उतने ज्यादा इसको हमें सीख पाएंगे। देखिए इनके और उदाहरण की बात करता हूं, तो देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है और राधा पत्र लिखती है। मोहन पुस्तक पढ़ता है और राधा पत्र लिखती है। अब ये जो दो वाक्य दिए गए हैं, दोनों ही क्या है, साधारण वाक्य। क्या है, दोनों ही साधारण वाक्य, और दोनों ही वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं, इसलिए कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। और अगर उदाहरण की बात करते हैं तो देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। अब देखिए अगला जो वाक्य दिया गया है, इसको क्या लिखा, वह नहीं माना। अपना अर्थ दे रहा है पूरा, मैंने उसे बहुत समझा, ये भी दे रहे, लेकिन जुड़ा किससे, ये जुड़ा है परंतु से, और परंतु से जुड़ने के कारण कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। और देखिए उदाहरण, प्रिय बोलना चाहिए पर असत्य नहीं, प्रिय बोलना चाहिए पर असत्य नहीं। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, ये दो वाक्य दिए गए और दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, ये दोनों वाक्य है वो किससे जुड़े हैं, पर से जुड़े, और पर से जुड़ने के कारण कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य वो हो गया। और उदाहरण की बात करें, पहला पर्सन करो अथवा दूसरा, पहला पर्सन करो अथवा दूसरा पर्सन, दूसरा, पहला करो या दूसरा करो। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये अथवा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, अथवा। दोनों में से एक को विकल्प चुनना है, तो दोनों में से एक चुनना है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, संयुक्त वाक्य वो कंप्लीट हो गया। आज हम संयुक्त वाक्य ही करेंगे, संयुक्त वाक्य तक ही। कल की जो वीडियो आएगी उसमें मिश्र वाक्य हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मिश्र वाक्य के 3 डिवाइड हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, आश्रित उपवाक्य और उनके बारे में। आज जो भी पढ़ा वो उम्मीद कर रहा हूँ सबके समझ में भी आया होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।